इलेक्शन से पहले जी मुल्की सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 3 अहम और बड़े केसेस साबिक वजीर आजम के लिए खतरे का बाइस बने हुए हैं। इनमें तोशा खाना के हवाले से बात की जाए, अलकादिर ट्रस्ट केस की बात की जाए और अब अमरीकी साइफर ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की परेशानियां मजीद बढ़ा दी हैं। 2 दिन पहले लाहौर का हाईकोर्ट की जानिब से जी साइफर तहकीकात से मुतल्लिक ऑर्डर खत्म किया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज की जो सबसे अहम पेशरफ्त है वो साबिक वजीर आजम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, उनका एक मुबैना बयान रिकॉर्ड हुआ जिसमें उन्होंने होश रुबा किस्म के और तहलका खेज किस्म के इंकशाफात किए, जिसमें मुल्की सियासत में कहें कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है तो गलत नहीं होगा। पिछले कई दिनों से जी साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता थे और उनके हवाले से कुछ इतलात भी आ रही थी। गुज़िश्ता रोज जी सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और बयान में उन्होंने अमरीकी साजिश के बयानिए को ड्रामा करार दे दिया। माय गुडनेस, आई थिंक दिस कैन बी अ लास्ट डे इन द कॉफन अगर इस किस्म की सूरत हाल सामने आ रही है। साइफर को आजम खान साहब ने, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इमरान खान के सबसे करीब थे उनके सियासत के बतौर प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त की अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने साइफर उनसे लिया था जिसे बाद में उन्होंने गुम होने का कह दिया और वापस नहीं किया। आजम खान के बयान से पहले साइफर से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 3 से 4 मुबैना ऑडियोज भी उनके सामने आ चुकी हैं और इसी तरह का एक एतराफ़ी बयान मुशर्रफ दौर में भी सन 2000 में सामने आया था। जो वजीर खजाना इसाक डार हैं, उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल केस में शरीफ खानदान के खिलाफ दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल एतराफ़ी बयान दिया, जिसमें उन्होंने शरीफ खानदान के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका एतराफ़ किया था, मगर बाद इसाक डार ने कहा था कि यह बयान उनसे ज़बरदस्ती लिया गया था। इसके बाद अदालत ने इस बयान को गैर ज़रूरी करार देते हुए हुदैबिया केस ख़त्म कर दिया। ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है। आजम खान के बाद हुकूमत की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इस वक्त ताबड़तोड़ लफ्जी हमले जारी हैं। यह दावा किया जा रहा है कि आजम खान का बयान उस ऑडियो की तस्दीक है। इसे साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ फर्द जुर्म और चार्जशीट करार दिया जा रहा है और उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी इसके बाद मुतालबा किया जा रहा है। बिल्कुल, पीटीआई ने भी इस पर रद्दअमल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगवा, तशद्दुद और दबाव में लिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 2 वज़राए आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में सिविल और अस्करी क़यादत साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में शरीर मुदाखलत करार दे चुकी है। अमरीका को इस्लामाबाद और वाशिंगटन में रिमांड भी किया जा चुका है और उधर अदालत की जानिब से जो स्टे ऑर्डर है उसको खत्म करने के बाद FIA ने साइफर की तहकीकात दोबारा शुरू कर दी है और चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को दिन 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया गया और हुकूमत ने FIA को साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने की हिदायत कर दी है। इसी तमाम सूरत हाल पर तजिया लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और मुल्क की खारजा पॉलिसी और अंदरूनी मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। सो डॉक्टर जमील साहब से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं। जमील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग, कैसे आप? सुबह बखैर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया हमें। ये बताइए कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हम जिस पे बात कर रहे हैं, ये आजम खान का बयान जो मजमूई तौर पे सियासत है तहरीक इंसाफ की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उसके लिए कितना डैमेजिंग आप देखते हैं? नहीं, डैमेजिंग तो खैर चलें, उसके 2 रुख होते हैं। एक तो यह है कि वो जो डाई हार्ट वर्कर सपोर्टर हैं या एक कल्ट की शक्ल अख्तियार करके किसी की सियासी पार्टी में जो उनकी वो फॉलोअर्स हैं उन पे तो कोई असर नहीं पड़ता है, उसको आप जो जिस तरह कहते जाएं लॉजिक वहाँ काम नहीं करती है। लेकिन जो बाकी अक्ल शऊर और दानिश रखने वाले सपोर्टर और वो हैं, उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये क्या माजरा था और ख़ास तौर पर वो फिर सियाको सबाक के साथ उसको फिर कोरिलेट करते हैं। अगर ट्रंप को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में हैंडलिंग और घर ले जाने पर उसको चार्जशीट किया जा सकता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी की जा सकती है, या दुनिया की किसी भी कंट्री में भी, क्योंकि हर मुल्क में अपने मुल्क की सीक्रेसी को की हिफाजत करना एक तो हर शहरी पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग उन मामलात से रोजाना की बुनियाद पर डील करते हैं उन पर फाइल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या दफ्तर का एक चपरासी हो, वो सारों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है। अच्छा, तो लिहाजा इस मामले में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वो हर शख्स पर लागू होता है, खास तौर पर वो लोग जो ऐसे ओहदे पर। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा आम नुक्ता इस पे हमें वाजे कीजिए कि इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा
जिस तरह अब ये ही वाज द क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन पीटीआई, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नजदीक प्राइम मिनिस्टर के और कोई नहीं होता है, तो ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूं, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब क्या ये इनके बयान के बाद एस्टेब्लिश हो रहा है कि अब ये प्रूवन है कि इसके हवाले से प्रोसीडिंग फर्दर हो सकती हैं, या आपको लगता है कि नहीं अभी फर्दर कुछ और स्टेटमेंट्स या कुछ और ऐसे हकायक चाहिए? आप डिप्लोमेटिकली सिफारती नुक्ता निगाह से हमें ज़रा बताइए कि क्या हकायक है जो मजीद सामने आएंगे तो ये इस्टेब्लिश हो पाएगा? मैं बयान कर दूं इसकी सेंसिटिविटी, और जाहिर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो कस्टोडियन है ऐसे किसी डॉक्यूमेंट का भी स्टेट के बिहाफ पर, यानी मुमलिकत पाकिस्तान के बिहाफ पर वो कस्टोडियन है। वो प्राइम मिनिस्टर का मुलाजिम नहीं होता है, वो मुमलिकत पाकिस्तान का मुलाजिम होता है और प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए अपने तजर्बे और अपने जो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस है उसके मुताबिक उसको असिस्ट करता है। तो एक बात तो ये है कि वो कस्टोडियन इसका जैसे बाकी तमाम चीज़ों का कस्टोडियन होता है, और उसके ये जिम्मेदारी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई शख्स भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में या उसकी जेरे निगरानी कोई शख्स भी अगर किसी कानून की खिलाफवर्जी करता है तो उसका फर्ज बन जाता है कि वो उस पे एक्शन इनिशिएट करे। अब इस मामले में प्राइम मिनिस्टर, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के साथ वो काम कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर चाहता तो वो एक दिन में उसको फारिग करके भेज सकते थे, सिर्फ यही हो सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो लेकिन अगर वो जब दे दिया गया डॉक्यूमेंट जो कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और प्राइम मिनिस्टर ने उसको रख लिया और अपने जेब में रख लिया या अपने दराज में रख लिया और उसने दोबारा तकाजा किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, आजम खान ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा पूछा होगा अपने अंदाज में, जैसा कि वो फरमा रहे हैं अपने 164 के बयान में, एतराफी बयान में, तो वो जब ऐसा हुआ तो इतनी तजर्बा वसी रखने के बाद उनको इस बात का इदराक यकीनन होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो शायद हम बच निकल पड़े, डाल देंगे किसी और पर। तो उन्होंने चाहिए था फर्ज कि उसको इन राइटिंग मूव करते, और जो उसकी इनिशिएटर था, इनिशिएटर सफीर था वाशिंगटन से हमारा, और जो उसका रिसीवर था इसका वो फॉरेन मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स था, इनको खत लिखता सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को कि आप ये जो डॉक्यूमेंट भेजा जिसकी के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में अकाउंटिंग का तरीका है, पेज नंबर किस तरह बनेगा, उस पेज नंबरिंग के बाद उसको लिफाफे में किस तरह बंद किया जाएगा, उसको सील किस तरह किया जाएगा, उसकी फाइल किस तरह रखी जाएगी, किस तरह आगे बढ़ाई जाएगी, किस तरह दी जाएगी, मुताल्लिका लोगों को दिखाई जाएगी, ये सारे तरीके उसमें दिए हुए हैं। और उसी के मुताबिक अगर खत लिख किया जाता कि ये सिलसिला है, नहीं मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा गुम गया है, तो राइटिंग इन राइटिंग ये लानी चाहिए थी, नहीं लाए, इन राइटिंग इसका मतलब कि कुछ, हाँ ठीक है। अच्छा सर, ये भी दूसरी जानिब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि आज़म खान साहब के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और जो कौमी सलामती का इजलास भी हुआ था, 2 इजलास हुए थे जिसमें साइफर को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हवाले से करार दिया गया था और इस पर अमेरिका को डिमांड भी हवाले से किया गया था। सो हाउ डू यू सी कि वाकई तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि आज़म खान साहब का जो बयान है, इतराफ़ी बयान है, ये इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, खैर 164 को अगर कोई शख्स भी पढ़े तो उसको पता है कि ये सबसे अहम शिक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पाकिस्तान का, उसके तहत एतराफी बयान पर लोग फांसी पर चढ़ जाते हैं, तो ये तो उसका वो बयान इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा हुआ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी बड़ी अहमियत है। ये और बात है कि जब बाला कोर्ट में जाता है, जिस तरह के इसका जिक्र हुआ अभी पहले हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसको दूसरे से आपको सवाल देखते हैं। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे और मुहर्रिकात आ जाते हैं जुडिशरी में, तो जिसकी वजह से जहां तक कानून का ताल्लुक है वो इस मामले में बड़े वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स अपना एतराफ़ी बयान दे दे तो उसके बाद उससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकता। और वो जब एतराफ़ी बयान देता है तो एक क्वेश्चनर दिया जाता है उसको मैजिस्ट्रेट की तरफ से। उस क्वेश्चनर में तकरीबन 20-25 सवाल होती हैं कि मैं अपनी मर्जी, अपनी मंशा, कोई दबाव नहीं, कोई और सिलसिला नहीं, मैं इस बयान को दे रहा हूँ और ये बयान, तो सारी चीजें उसमें की जाती है। इससे ज्यादा अहम आपके नाजरीन के लिए है कि ये साइफर की अकाउंटिंग किस तरह होती है और साइफर को हमने डिमार्श किया, उसकी क्या है। मेरा सवाल ही, अगर एक सवाल डॉक्टर साहब आप ले लें और साथ ही ये नुक्ता भी ऐड कर लीजिएगा। सवाल मेरा इसमें यही था, आप उसी जानिब जा रहे हैं कि एक तो फिर जब डिमार्श दिया गया तो इसका मतलब है ये तो एस्टैब्लिश हो गया ना कि साइफर वाज देयर, उसके बाद ही डिमार्श इशू किया गया। और अब क्या जो एफआईए के सामने पेश होना है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, तो क्या एफआईए ने ये एस्टैब्लिश करना है कि साइफर एक हकीकत थी या नहीं, या उसका मिसयूज एक हकीकत है या नहीं। अब बेसिकली जो इदारा है वो क्या प्रूव करेगा या करना चाहिए उसको?
पहले तो हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी इस वक्त तफ्तीश की आप बात करें, मैं डिमार्श की थोड़ी सी कर लूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है जी। जिसको कि समझना जरूरी है हमारे नाज़रीन के लिए। डिमार्श देखें, उसको किन अल्फाज में दिया गया वो दिखा जाता है। ओके। सिर्फ ये क्योंकि उस प्राइम मिनिस्टर, वक्त के प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर भी था मेरे तजिए के मुताबिक उस पर डिमार्श देना इसलिए बन गया। अगर आप इसको मिलाकर पढ़ें, इस डिमार्श को अगर आप देखें और तजिया करें, तो 38वीं जो मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि इसमें कोई किसी किस्म की कंस्पिरेसी नहीं है। एक बात तो वो खत्म हो गई। अब रहा सवाल कि एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के डोनाल्ड लू ने एक तस्करा किया, सफीर के सामने किया। हम तकरीबन बहुत हर हफ्ते को इस किस्म के लिखते थे। इसका मतलब हर हफ्ते हम एक स्कैंडल खड़ा करके बैठ जाते अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का मेरे इसको कम्युनिकेशन को, यानी मेरे साइफर को अगर लीक कर देता तो ये तो हर हफ्ते महीने में एक आध ऐसा सफीर लिखता ही लिखता है। ये एक नॉर्मल सी बात है। तो अब आ जाते हैं आपकी तफ्तीश FIA का तरीका कार ये है कि पहले वो कंप्लेंट वेरिफिकेशन लेवल पे होता है, फिर वो इंक्वायरी लेवल पे, फिर इन्वेस्टिगेशन लेवल पर। तो मेरे इस वक्त जो जिस तरह मैंने अभी देखा है वो ये है कि ये वेरिफिकेशन लेवल पे है। अगर ये वेरीफाई जाहिर है, सारी चीजें सामने हैं, कोर्ट की भी, एतराफी बयान भी, बाकी चीजें, उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फिर ये फैसला हुकूमत करेगी कि ये केस रजिस्टर होना चाहिए या नहीं। ये है उसका तरीका कार। और उसको चाहे तो वो तफ्तीशी इदारा FIU को दे दे या कोई और तफ्तीश राइट डॉक्टर साहब, बड़ा आपने अच्छे से हमें बयान किया। व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फॉर्मर चेयरमैन PTI, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? Oh my gosh, anyone who is involved in the Official Secret Act and Section 5 is very clear. If you disseminate any information, unauthorized information, then you have to face the consequences, and those consequences they could be very, very serious to the extent of the death penalty. So that is the last limit given in Official Secret Act. What could be the consequences? In this case, I don't know. It's basically the court which would decide by corroborating so many things. Right, Dr. And one more thing, इसमें इस किस्म के केसेस के अंदर I don't believe कि ये बड़े यूजुअल केसेस होते हैं, अनयूजुअल होते हैं और कभी कम सामने आते हैं। इन केसेस के अंदर टाइम फ्रेम कितना होता है टू प्रोसीड और सारी इसको सॉल्व करने का? टाइम फ्रेम किसी केस में भी हुकूमत की प्रोसिक्यूशन पे बनता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे बनता है कि कितनी तेजी से वो एविडेंस इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर चार्जशीट पेश कर देती हैं कोर्ट में। तो ये हफ्ते 10 दिन में भी हो सकता है, और ये अगर हुकूमत जिसको लटकाना चाहे तो सालों साल नहीं होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ हर चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, ऐसी चीज़ को ही सीम्स क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये भी हो जाएगा, ये भी ठीक है। हमने देखा उन्होंने एक जज को धमकी दे दी थी जलसे के अंदर, जो कि कभी तारीख में नहीं हुआ, फिर कल उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन लेट्स सी कि अगर आप इस केस को देखते हैं तो आपको लगता है कि उनको परेशान होना चाहिए? इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, सीरियस मसला। यकीनन सख्त परेशान होना चाहिए, सिर्फ परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केसेस जब वंस लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, देन पॉलिटिक्स गेट्स असाइड, इट्स द लॉ व्हिच टेक्स नो व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस, उसके उसी बात है, फिर उसके बाद जाहिर है सीरियस मामला बन जाता है। सीरियस मामला बन जाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। एम्बेसडर साइफर के हवाले से जो मुश्किलात हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उसकी मैं बात कर रहे थे कि कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। डिपेंड्स के किस तरह से इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है या वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरफ जाता है। सो ये तो जी हमने आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट बता दी।